हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं साइंस 2 का दूसरा पार्ट सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सजीव और जीवन प्रक्रिया, ऊर्जा का निर्माण और सजीव और कुछ भोज्य घटक और प्राप्त होने वाली ऊर्जा टॉपिक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, एक जीवन आवश्यक जीवन प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखो, बताइए तो हमें जहाँ जख्म होती है उस स्थान पर के ऊतक की कोशिकाओं पर क्या असर होता है। घाव लगने के पश्चात तुरंत ही कोशिका और ऊतक अपने नियमित कार्य नहीं कर पाते। तो जहाँ पर जख्म होता है या घाव होता है उस स्थान पर स्थित जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं और वहाँ वो भाग जो है वह लाल हो जाता है। कई कोशिकाएं वहाँ नष्ट हो जाती हैं। इस स्थान पर स्थित तंत्रिका कोशिका हमें दर्द का संवेदन का आभास कराती है। दूसरा, जख्म ठीक होते समय उस जगह पर क्या नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जख्म या घाव ठीक होते समय एक पतली पपड़ी विकसित होती है। तुमने देखा होगा जब घाव लग जाता है वहाँ जैसे सूखने लगते हैं तो पतली पपड़ी बनने लगती है। घाव के आसपास कोशिका विभाजन तेजी से शुरू हो जाता है तथा घाव लगने पर नष्ट हुई कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन से कई कोशिकाएं घाव को भर देती हैं। तीसरा, क्या फूल तोड़ने से वनस्पतियों को जख्म होती है? वे जख्म कैसे भर जाते हैं? ऐसा माना जाता है कि वनस्पतियों में तंत्रिका संस्थान नहीं पाया जाता, तो उनमें कोई संवेदना नहीं होती। परंतु ऐसा सिद्ध हुआ है कि वनस्पतियों में भी संवेदनाएं होती हैं। ऊतक जो नष्ट होते हैं कोशिका विभाजन द्वारा पुनर्निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनने से जख्म ठीक हो जाता है। चौथा पॉइंट, किसी भी सजीव की वृद्धि कैसे होती है और क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? अगर बढ़ती है तो कैसे? तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। किसी भी सजीव की वृद्धि उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से होती है। कोशिकाओं में विभाजन नियमित रूप से चलता रहता है। नई कोशिकाएं जुड़ने के से सजीव की शारीरिक वृद्धि अबाध गति से बढ़ती रहती है। पाँचवां, एक सजीव से उसी प्रजाति के दूसरे सजीव का निर्माण कैसे होता है? एक सजीव से उसी प्रजाति के दूसरे सजीव का निर्माण प्रजनन द्वारा होता है। प्रजनन भी जो है वो एक हमारा आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। अब यहाँ पर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यह कोशिका के और सजीव के अनेक गुणधर्मों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसी गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण हो सकता है। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है और शरीर में होने वाले क्षति को पूरा किया जा सकता है। तो कोशिका विभाजन जो है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण
गुणधर्म है कोशिका विभाजन। इस गुणधर्म के कारण क्या होता है, एक सजीव से दूसरे सजीव का निर्माण हो सकता है और बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि होती है और शरीर में जो होने वाली क्षति है उसको भी पूरा किया जा सकता है, जो जख्म होती है वो भी ठीक होता है। अब यहाँ पे देखो कोशिका विभाजन यह कोशिका के अनेक गुणधर्मों में से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। कोशिका विभाजन के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। इनके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। पहला है समसूत्री विभाजन माइटोसिस और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है। अब ये जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन ये किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिका और मूल कोशिकाएं करती हैं और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन जो है वो कहाँ होता है? शरीर की कायिक कोशिका और मूल कोशिका में। और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कहाँ होता है? वह जो है जनन कोशिका द्वारा होता है। जब तुम्हें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का अंतर होगा तो उसमें ये पॉइंट होगा। अब हम आगे देखेंगे, थोड़ा याद कीजिए। गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है? अब यहाँ पर देखो गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है, उनके भागों के नाम आकृति 2.5 में लिखिए। ये तुम्हारा आकृति 2.5 है। तो जो गुणसूत्र होता है, कोशिका विभाजन के समय पर ही गुणसूत्र दिखाई देता है। जब कोशिका विभाजन होता है उसी समय गुणसूत्र दिखाई देता है। गुणसूत्र का आकार दंडाकार होता है। इनमें प्राथमिक, संकीर्ण या गुणसूत्र बिंदु, ये देखो यहाँ पर ये गुणसूत्र बिंदु होते हैं और गुणसूत्र की भुजाएं जो होती हैं वो यहाँ पर देखो, ये भुजा P भुजा है और ये Q भुजा है। तो ये जो भुजाएं होती हैं गुणसूत्र बिंदु से जुड़ी होती हैं, जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति और गुणसूत्र की भुजा की लंबाई के आधार पर गुणसूत्र के 4 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो आकृति है, ये आकृति बनानी है। ये यहाँ पे P भुजा है, ये गुणसूत्र बिंदु है, ये Q भुजा है और ये जो है DNA है। अब यहाँ पे देखो 2n अवस्था में हर प्रकार के गुणसूत्र की एक एक जोड़ी होती है, लेकिन n अवस्था में हर प्रकार का केवल एक एक गुणसूत्र होता है और उसका आकार साथ में दी गई आकृति के अनुसार होता है। ये आकृति जिसके बारे में अभी हम देखे थे। अब यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। समसूत्री कोशिका विभाजन, देखो ये क्या, पहले भी देखे थे, ये कहाँ होता है? कायिक कोशिका और मूल कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन मुख्यतः 2 सोपान में पूर्ण होता है। यहाँ पे ध्यान देना, जो सोपान है तो ये 2 सोपान में पूर्ण होता है। वे 2 सोपान है प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन। प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन एक ही नाम है। और दूसरा परिकल विभाजन या जीव द्रव्य का विभाजन, ये दूसरा नाम है। पहला नाम क्या था? परिकल विभाजन, प्रकल विभाजन या केंद्रक का विभाजन।
और दूसरा परिकल विभाजन या जीव द्रव का विभाजन। और जो केंद्रक है, केंद्रक का विभाजन जो होता है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है। वह जो 4 चरणों में पूर्ण होता है, पहला चरण है यहाँ पर पूर्वावस्था, प्रोफेस, पूर्वावस्था। तो यहाँ पे केंद्रीय पूर्वावस्था में क्या होता है, केंद्रीय विभाजन की पूर्वावस्था में मूलतः बहुत ही नाजुक धागे जैसे गुणसूत्रों का वलीभवन यानी फोल्डिंग और कंडेंसेशन होता है, जिससे वे लंबाई में छोटे और आकार में मोटे होकर उनके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देने लगते हैं। और तारक केंद्र द्विगुणित होता है और प्रत्येक तारक केंद्रक कोशिका के विपरीत सिरों पर जाते हैं और केंद्रावरण, न्यूक्लियर और केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम ये आकृति में समसूत्री विभाजन का पूर्वावस्था, ये आकृति है। यहाँ पर देखो, ये तारक केंद्र है, ये कोशिका का आवरण है, ये गुणसूत्र है। देखो यहाँ पर ये तारक केंद्र है ना, तो ये पूरा अवस्था में पूर्व की जो अवस्था है, तो यहाँ पे देखो ये धागे जैसे फोल्डिंग्स हैं, अभी हम ऊपर पढ़े थे। फिर उसके बाद ये जब बाद की अवस्था होती है, तो देखो हम पढ़े थे तारक केंद्र जो होता है वो द्विगुणित हो जाता है। यहाँ पर देखो ये तारक केंद्र, और ये जो होती हैं यहाँ पर ये लंबाई में मोटे और आकार में बड़े होते जाती है। अभी हम ऊपर पढ़े थे ना टॉपिक में, यहाँ पर पूर्वावस्था में कि ये जो है गुणसूत्र जो है उसका वलीभवन यानी फोल्डिंग्स होता है, और ये लंबाई में छोटे और आकार में मोटे होकर अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर मध्य अवस्था। दूसरा टॉपिक है मध्य अवस्था, मेटाफेस। ये सब केंद्रक में होने वाले चरण हैं। मध्य अवस्था में केंद्रावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सभी गुणसूत्रों का घनीकरण पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के मध्य प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित होते हैं। दोनों तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के बीच विशेष प्रकार के लचीले प्रथिन के धागे तुर्क तंतु फाइबर्स का निर्माण होता है। अब यहाँ देखो, हम आकृति देखेंगे। ये हमारा आकृति है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में देखो हमने क्या देखा था कि मध्य अवस्था में केंद्रावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जो बीच का केंद्रावरण होता है वो देखो यहाँ पे नष्ट हो गया है, और गुणसूत्र का घनीकरण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल मध्य प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित होते हैं। यहाँ पे देखो, ये इनके समांतर अवस्था में संरचित होते हैं। दोनों तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु के बीच लचीले प्रथिन के धागे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो, ये तारक केंद्र है, ये तुर्क तंतु है। विषुवत प्रतल में गुणसूत्र जो है, हम लोग देखे थे ना, विषुवत प्रतल में वह समांतर अवस्था में संरचित होते हैं, और ये इसके गुणसूत्र बिंदु है। उसके बाद अगली अवस्था है पश्च अवस्था। अगली अवस्था है पश्च अवस्था, एनाफेस। पश्च अवस्था में उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। अलग हुए अर्ध गुणसूत्रों को संतति गुणसूत्र, डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस समय ये खींचे जाने वाले गुणसूत्र
केले के धड़ जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुँचाए जाते हैं। यहाँ पर देखो ये तीसरी अवस्था है, पश्च अवस्था। पश्च अवस्था में ये देखो यहाँ पर ये गुणसूत्री तंतु है, ये संतत तंतु है, ये अर्ध गुणसूत्र दूरी है और ये आंतर क्षेत्रीय तंतु है। अब यहाँ पर हमने देखा ना, धागों की सहायता से गुणसूत्र का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र जोड़ी होकर अलग अलग दिशा में खींची जाती। देखो यहाँ पर ये अलग अलग दिशा में खींची गई है। अलग हुए अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये संतति गुणसूत्र, ये अर्ध गुणसूत्र दूर हुए हैं तो ये संतति गुणसूत्र हैं। इस समय खींचे जाने वाले गुणसूत्र केले के धड़ जैसे, ये जो है केले के धड़ जैसे दिखाई देते हैं और इस प्रकार गुणसूत्र के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंचाए जाते हैं। अब हमारी अगली अवस्था है वह है अंत अवस्था, टेलोफेस। अंत अवस्था, टेलोफेस। अंत अवस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्र विसंगित होकर अनफोल्डिंग यानी अब वो खुल जाते हैं, अनफोल्डिंग हो जाते हैं, जिससे वे फिर से नाजुक धागों के जैसे पतले होकर लुप्त हो जाते हैं। दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर केंद्र का आवरण का निर्माण होता है। इस प्रकार अब एक कोशिका में दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगती हैं और तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा जो है अंत्य अवस्था। अंत्य अवस्था में क्या कहा है कि जो कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे जो गुणसूत्र अब वह खुल गए, अनफोल्डिंग हो गए। हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखो यहाँ पर ये दोनों अनफोल्डिंग हो गए और फिर नाजुक धागों के जैसे पतले होकर फिर वह लुप्त हो जाते हैं और दोनों सिरों तक पहुँचे गुणसूत्र के समूह के चारों ओर यहाँ पर केंद्रक का आवरण निर्माण होता है। और अब एक कोशिका में दो संतति केंद्रक, मतलब यहाँ पर एक जनक कोशिका से कितने हुए, दो संतति केंद्रक का निर्मित हुए। तो संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगी हैं और तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। एक तारक केंद्र है, केंद्र आवरण है और यहाँ पे केंद्र आवरण का संकोचन हुआ है, फिर ये गुणसूत्र है और ये केंद्रिका, ये अंत्य अवस्था में हुआ है। तो इस प्रकार कोशिका का विभाजन पूर्ण होता है और फिर जीव द्रव का विभाजन शुरू होता है। मतलब यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जीव द्रव का विभाजन शुरू हो रहा है। जीव द्रव का विभाजन में कोशिका द्रव का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया में कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार का निर्माण होकर धीरे धीरे वह नीचे धंसती जाती हैं और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिकाओं में इस प्रकार की दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव के बीचों बीच एक कोशिका पटल का निर्माण होकर जीव द्रव का विभाजन होता है। यहाँ पे देखो ये है जीव द्रव का विभाजन। इसमें क्या हुआ है, जो विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर यहाँ पर दरार उत्पन्न हुआ और फिर दरार का निर्माण होने का धीरे धीरे नीचे धंसती जाती हैं और उसके बाद दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन है इसमें एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिका निर्मित होती है। तो अगर तुम्हें अंतस्पष्ट करो आया तो ये भी एक पॉइंट ले सकते हो। समसूत्री विभाजन
शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शरीर में होने वाले क्षति को पूरा करने के लिए जख्मों को भरने, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। मतलब ये समसूत्री विभाजन के लाभ हैं। क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए जख्मों को भरने के लिए और सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं के निर्माण करने के लिए। ये तीनों जो हैं समसूत्री विभाजन के लाभ हैं। अब दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूरा होता है। हम समसूत्री विभाजन जो है वो 4 चरण में पूरा हुआ था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूरा होता है। पहला चरण है अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और अर्धसूत्री विभाजन भाग 2। अब यहाँ पर देखो, भाग 1 में क्या होता है? जो सजातीय गुणसूत्रों का जनुकीय विचरण या जनुकीय पुनः संयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? इसमें भाग 1 में सजातीय गुणसूत्रों का जनुकीय विचरण या जनुकीय पुनः संयोग होता है, जिससे वे सजातीय गुणसूत्र 2 समूह में विभाजित होकर 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। ये भाग 1 में हो रहा है। अब भाग 2 में अर्धसूत्री विभाजन का भाग 2, यह समसूत्री विभाजन के जैसे ही होता है। इसमें भाग 1 में तैयार हुई दोनों अगुणित कोशिकाओं का विभाजन होकर उससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। युग्मक और बीजाणु का निर्माण होने वाली प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। इस कोशिका विभाजन की पद्धति में एक द्विगुणित 2 एंड डिप्लॉयड कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बनती है। अभी हम ऊपर देखे थे ना समसूत्री विभाजन के लिए। समसूत्री विभाजन में क्या कहा था कि एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका निर्मित होती है। और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में क्या बोला जाएगा? कोशिका विभाजन की पद्धति में एक द्विगुणित कोशिका विभाजन की पद्धति में एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिका बनती है। अंतर स्पष्ट करो में वहाँ समसूत्री का वो पॉइंट्स और अर्धसूत्री का ये पॉइंट। इस कोशिका विभाजन के समय सजातीय गुणसूत्रों में पारगति होकर जनुकों का पुनः संयोग होता है, जिससे बनने वाली 4 संतति कोशिकाएं नवजात कोशिकाएं जनुकीय दृष्टि से जनक कोशिका से और एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वह लैंगिक प्रजनन, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन में युग्मक के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन का लाभ है। अर्धसूत्री विभाजन का लाभ क्या है? अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन में युग्मक के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब ये जो कृति है, ये जब हम स्कूल खुलेगा तब ये कृति करेंगे, क्योंकि इसमें हमें आयोडीन की विलयन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखो, थोड़ा सोचिए
थोड़ा सोचिए। पहला, द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका का क्या अर्थ है? तो जो द्विगुणित यानी क्या है? 2n। द्विगुणित कोशिका 2n का क्या अर्थ है? जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या दुगनी होती है, ऐसी कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिका कहते हैं। मतलब क्या? कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या दुगनी होती है, तो ऐसी कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिका यानी 2n कहते हैं। अब जैसे मानव शरीर में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। हम लोग जानते हैं ना, हमारे यहाँ मानव शरीर में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। दूसरा, n अगुणित कोशिका का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र का केवल एक ही समूह होता है, द्विगुणित में हमने देखा दुगनी होती है संख्या, गुणसूत्र की संख्या दुगनी होती है। तो यहाँ पर जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों का केवल एक ही समूह होता है, ऐसी कोशिका को अगुणित n कोशिका कहते हैं। हमारे मानव शरीर में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। हम जब पेयर में लेते हैं, जोड़ी में लेते हैं, तो 46 होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसे अलग लेते हैं, समूह में लेते हैं, तो 23 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। तीसरा, सजातीय गुणसूत्र किसे कहते हैं? प्रत्येक सजीव की जो प्रजाति की द्विगुणित जो कोशिका होती है 2n जो होती है, गुणसूत्र युग्मों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक युग्मक में दोनों गुणसूत्र आकार प्रकार में समान होते हैं और इन गुणसूत्र पर स्थित जनुक भी समान होते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र को सजातीय गुणसूत्र कहते हैं। मतलब जो प्रत्येक युग्मक में जो दो गुणसूत्र का आकार प्रकार समान होता है और जो गुणसूत्र में जो जनुक होते, जीन्स होते, वो भी समान होते हैं। तो इस प्रकार के गुणसूत्र को सजातीय गुणसूत्र कहते हैं। चौथा, युग्मक कोशिकाएं 2n होती हैं या n होती हैं और क्यों होती हैं? तो जो युग्मक कोशिकाएं 2n होती हैं, युग्मक कोशिकाएं, युग्मक बोला ना, तो युग्मक कोशिकाएं 2n यानी द्विगुणित होती हैं। क्यों? क्योंकि द्विगुणित युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होने पर अगुणित युग्मक निर्मित होते हैं। अतः युग्मक हमेशा ही अगुणित होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के समय स्त्री युग्मक n और पुरुष युग्मक n में संयोग होता है। परिणाम स्वरूप निषेचन के पश्चात दो अगुणित युग्मक के संयोग के कारण पुनः द्विगुणित युग्मज निर्मित होते हैं। अगला, अगुणित कोशिका कैसे बनती है? तो जो द्विगुणित कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि एक न्यूनकारी विभाजन है, तो इस विभाजन में अगुणित कोशिका n निर्मित होती है। द्विगुणित कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित n कोशिका निर्मित होती है। अगला है, अगुणित कोशिका का विशिष्ट महत्व क्या है? जब लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले युग्मक का अगुणित कोशिका होना आवश्यक होता है। लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया जब होती है तो उस समय जो युग्मक भाग लेते हैं तो उनका अगुणित कोशिका होना आवश्यक होता है, अन्यथा गुणसूत्र की संख्या में स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले युग्मक का अगुणित कोशिका होना आवश्यक होता है। तो ये हमारा पार्ट दूसरा पूरा हुआ। अब यहाँ पर ये स्वाध्याय के प्रश्न हैं, अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे और ये स्वाध्याय के प्रश्न हमें पूरा करना है।